जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आज जो है भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण पढ़ाएंगे, जो आपके परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से जो अध्यापक भर्ती परीक्षा होने जा रही है बिहार की, उसके लिए तो बहुत उपयोगी है। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये आपको टॉपिक है और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत पर अरबों का और उसके बाद तुर्कों का तो आक्रमण पढ़ना है, क्योंकि अरब जो है प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी हैं जो भारत पर अधिकार स्थापित करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आक्रमण में सबसे पहला जो है आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अरबों के आक्रमण। अरबों के आक्रमण हम लोग को पढ़ना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अरबों के आक्रमण ये प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी है। अरबों के आक्रमण प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी ये माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी, सफल मुस्लिम आक्रमणकारी ये माने जाते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारी थे, आक्रमणकारी ये ध्यान रखिएगा। और अरबों का आक्रमण जो हो रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन इतिहास की आपकी शुरुआत मानी जाती है यहाँ से, क्योंकि भारत में धीरे धीरे मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित हुआ है। इसके पहले हम लोग आधुनिक भारत पढ़े थे, जो आपके ब्रिटिश प्रभुत्व था विशेष रूप से, और यहाँ से अरबों का आक्रमण हो रहा है जो प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी अरबवासी है। ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमणकारी जो कौन थे, तो अरब थे। और अरबों का जो आक्रमण हो रहा है वो 712 ईस्वी में, बच्चों ध्यान रखिएगा, यह है 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जो है आपके मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो रहा है बच्चों। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पर हो रहा है। कासिम, मोहम्मद बिन का 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करके क्या किया था, अधिकार स्थापित किया था बच्चों। आपसे पूछा जाता है सिंध पर अधिकार जो है, वहां के तत्कालीन राजा थे कौन, ब्राह्मण राजा दाहिर को पराजित करके उनकी हत्या करके और सिंध पर अधिकार करता है। तो क्षेत्र पर आक्रमण करके तत्कालीन राजा जो है दाहिर, बच्चों ध्यान रखिएगा, दाहिर की पराजय तथा हत्या करके जो है अधिकार स्थापित किया था। ये बच्चों आपसे पूछा जाएगा, स्थापित किया किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम। ये आपसे पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी था जो आक्रमण करके सिंध पर अधिकार स्थापित करता है और साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास भी करता है, लेकिन इसको पराजित होना पड़ता है। किससे, यह कश्मीर में तत्कालीन राजा लालतादित्य से और गुजरात में चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा। इसका मतलब क्या है, ये साम्राज्य विस्तार भारत में नहीं कर पाता है, केवल सिंध पर ही अधिकार कर पाता है। साम्राज्य विस्तार करने के प्रयास में, ध्यान रखिएगा, साम्राज्य विस्तार करने के प्रयास में कश्मीर में लालितादित्य से तथा गुजरात में बच्चों, गुजरात में चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा, गुजरात में चालुक्य वंश के शासकों से पराजित हो गया था, शासकों से पराजित हो गया था। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये अन्य क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
साम्राज्य विस्तार करने के प्रयास में जो है ये असफल होता है, पराजित हो गया था। नेक्स्ट बात आपको बच्चों जानना है, ये आपके बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में इसे प्रश्न आया हुआ था पिछले जो है वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, जो है इसमें क्या करता है कि केवल सिंध क्षेत्र पर ही अधिकार करता है, और सिंध क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करके इसने क्या किया, सिंध क्षेत्र में दिरहम नामक मुद्रा का प्रचलन और जजिया कर लागू किया। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, जजिया कर लागू किया है, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप जानते रहिएगा जजिया कर जो है लागू किया था। ये भारत में बच्चों आपसे पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम अरबवासी। लेकिन सिंध वासियों से जो है ये जो विकलांग लोग थे, गरीब लोग थे, ब्राह्मण थे, उनसे जजिया कर नहीं लेता था। ये ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, जजिया कर लागू किया, लेकिन ब्राह्मणों तथा गरीबों से जजिया नहीं लेता था, जजिया नहीं वसूलता था। ये ध्यान रखिएगा, जजिया कर ब्राह्मणों से सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने दिया है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में, ये इसको माइंड करिएगा। ये निश्चित रूप से गरीबों से जजिया नहीं लेता था, नहीं वसूलता था। नेक्स्ट बात ये है कि जो है सिंध क्षेत्र में खजूर की खेती बच्चों, ये इनकी देन है, खजूर की खेती और ऊंट पालन की प्रथा, बड़े पैमाने पर ऊंट पालन की प्रथा अधिक संख्या में प्रचलित करवाए। ये ध्यान रखिएगा, ये अरबों की देन है भारत में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरबों की भारत में देन क्या है। इन्होंने सिंध क्षेत्र में ध्यान रखिएगा ऊंट पालन की प्रथा और जो है खजूर की खेती, ये पूछा जा सकता है, खजूर की खेती और ऊंट पालन की प्रथा अधिक संख्या में प्रचलित करवाए। ये अरबों की देन है बच्चों, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर है। अरबों के आक्रमण, पहला आक्रमण जो हो रहा है अरबों का आक्रमण, ये प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, और मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में आक्रमण करके सिंध क्षेत्र पर अधिकार करता है, और तत्कालीन राजा दाहिर के पराजय और हत्या होती है। साम्राज्य विस्तार करने में असफल हो जाता है, लेकिन सिंध क्षेत्र में दिरहम नामक मुद्रा का प्रचलन करवाया है और जजिया कर लागू किया। ब्राह्मणों से जजिया और गरीब लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, इनकी देन क्या है कि सिंध क्षेत्र में खजूर की खेती और ऊंट पालन की प्रथा अधिक संख्या में प्रचलित करवाए। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे हम चले। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी आगे चले। ठीक है, ये आप जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चले, आइए आगे देखिए, आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा जो है सिंध क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, जो है सिंध क्षेत्र के इतिहास चंचनामा, ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है इतिहास चंचनामा नामक पुस्तक
पुस्तक अरबी भाषा में जो लिखी गई है, अरबी भाषा में नामक पुस्तक में किसी अज्ञात लेखक द्वारा, क्योंकि इसमें इतिहासकारों में मतभेद है किसने लिखा था, ये ध्यान रखिएगा, किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है, लेखक के द्वारा लिखा गया है, लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें उस समय के सिंध क्षेत्र का इतिहास इसमें मिलता है। और कहा जाता है चंचनामा जो है, कहा जाता है चंच जो है, जो तत्कालीन राजा थे दाहिर, इनके पिता का नाम था, उन्हीं के नाम पर जो है ये चंचनामा नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये आपके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको जानना है। तो अरबों ने जो आक्रमण किया था भारत में, सफल आक्रमण, सिंध क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया और ये जो है आपके मुद्रा चलाया, वहाँ ऊँट पालन, खजूर की खेती का प्रचलन किया, जजिया कर, गैर मुसलमानों से, एक धार्मिक कर है जजिया कर, आपको पहली क्लासों में मैंने बताया था, जजिया कर एक धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से है, गैर जो है मुसलमानों से ये वसूला जाता था और मुसलमान शासक इसको वसूले हैं। समय समय पर इसको माफ़ भी किया गया है, जिस अकबर ने माफ़ भी कर दिया था जो है। तो ये चीज़ों को आपको जानना है। चंचनामा नामक पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। अरबों का आक्रमण ये आपने देखा, और अरबों के आक्रमण के बाद जो है बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आपकी दूसरी बात जो आ रही है भारत में, दूसरे नंबर पर यह है तुर्कों के आक्रमण। तुर्कों का जो है भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण हो रहा है, क्योंकि अरबों के अधूरे कार्यों को तुर्कों ने पूरा किया है। ये ध्यान रखिएगा, भारत, तुर्कों का भारत पर आक्रमण, ये आपकी पढ़ना है बच्चों, आक्रमण हो रहा है। और जो है तुर्कों के जो आक्रमण हो रहा है, वो तुर्क आक्रमणकारी पहला जो है आपको यहां हम बता रहे हैं, पहला आक्रमणकारी जो है कौन है भाई, महमूद गजनवी, ये पहले आक्रमण है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बच्चों, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ये आपके तुर्क आक्रमणकारी हैं, महमूद गजनवी, जिन्होंने जो है आपके भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए हैं। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के थे। महमूद गजनवी जो है 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच, ध्यान रखिएगा, 1000 से 1027 के बीच जो है कुल 17 बार आक्रमण किए हैं, कुल 17 बार आक्रमण किए। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये तुर्कों का आक्रमण में महमूद गजनवी का आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। ये गजनी के थे, गजनी के निवासी थे, ध्यान रखिएगा, गजनी, गजनी के शासक, गजनी के शासक थे, अफगानिस्तान में है, गजनी के शासक थे। और इन्होंने जो है भारत में लूटपाट करने के उद्देश्य से 17 बार आक्रमण किया और खूब लूटा पाटा, अपार धन संपत्ति लूट करके यहां से लेकर गए। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कुल 17 बार आक्रमण किए और अपार धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति लूट कर अपने देश ले गए थे, अपने देश अफगानिस्तान लेकर गए थे। ध्यान रखिएगा, अपने देश अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लेकर गए। ये बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया है, तो कुल 17 बार आक्रमण किया है, और जो है 1000 से लेके 1027 के बीच में, और निरंतर जो है अध्ययन के पेशावर में, मुल्तान में, थानेश्वर में, कन्नौज में, मथुरा में क्रमशः आक्रमण करता जा रहा है। और कोई इसका भारत में विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि एकता थी ही नहीं, एक राजा लूटा जा रहा है, पड़ोसी राजा कोई सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए ये अपने उद्देश्य में सफल होता गया, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, लूटना, लूटने के उद्देश्य से आया था। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो है गजनी के शासक थे, लूटने के लिए भारत आए थे, लूटने के उद्देश्य से भारत आए थे।
आए थे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, लूटने के उद्देश्य से आए थे और अपार धन संपत्ति यहां से लूट करके अपने देश लेकर गए। ये ध्यान रखिएगा। पंजाब में अस्थायी टेम्पररी सेना का गठन किए थे बच्चों, अस्थायी सेना का गठन किए कि जरूरत पड़ेगा तो हम इसका प्रयोग करें। अस्थायी सेना का गठन किए थे। और सेनापति कौन थे इनके बच्चों, कोई बताएगा? सेनापति इनके, ध्यान रखिएगा बच्चों, सेनापति इनके जो थे तिलक तथा सेवंद राय थे। सेवंद राय ये थे, ये बच्चों ध्यान रखिएगा, सेवंद राय थे, इनके सेनापति थे। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। पंजाब में अस्थायी सेना का गठन की कि जरूरत पड़ेगा तो हम इसका प्रयोग करें। जरूरत पड़ा ही, क्योंकि भारत में एकता थी ही नहीं और निरंतर इनको जो है सफलता प्राप्त होती है। पेशावर में, मुल्तान में, थानेश्वर में, कन्नौज में, मथुरा में क्रमशः आक्रमण किए और अपार धन संपत्ति प्राप्त किए, टूटे। सबसे महत्वपूर्ण का आक्रमण जो हो रहा है बच्चों, वो 16वां आक्रमण जो हो रहा है 1025-26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हो रहा है, जहां से अपार धन संपदा उनको प्राप्त हुई थी। वहां के हिंदू जो है मंदिरों के दीवार के प्लास्टरों के नीचे जो है छुपा करके अपने आभूषण, सोना चांदी वगैरह रखे थे। इसको गोपनीय जानकारी मिल गई थी, प्लास्टर दीवार के तोड़वा करके और संपत्ति प्राप्त करके ऊंटों पर लाद करके अपने देश लेकर गया था। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों से खैबर दर्रे से भारत आए थे और उसी क्षेत्र से ये वापस गए, क्योंकि राजस्थान में ऊंट ही जो है आसानी से चल देते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो ऊंटों पर लाद करके अपने देश से संपत्ति ले गए थे। जाते समय रास्ते में इनको जाटों ने बहुत परेशान किया था। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चले हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और अभी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा बिहार की होने जा रही है, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आइए बच्चों, आगे चलते हैं। ये तो बात आपने देखा। 16वां आक्रमण जो हो रहा है बच्चों, क्रमशः ध्यान रखिएगा, क्रमशः आपके पेशावर, मुल्तान, लाहौर, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा आदि पर आक्रमण किए थे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो हो रहा है, ध्यान रखिएगा, 16वां आक्रमण, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों, 16वां आक्रमण जो हुआ था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1025-26 में। ये 16वां आक्रमण जो हो रहा है बच्चों, ये क्यों महत्वपूर्ण है? 16वां आक्रमण जो है सबसे महत्वपूर्ण था। क्यों सबसे महत्वपूर्ण था? इसमें सोमनाथ मंदिर गुजरात में है बच्चों, आज भी ये विशाल मंदिर है, शिव मंदिर जो है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके धन संपदा प्राप्त किया था। धन संपदा प्राप्त किया। तत्कालीन राजा, यहां का राजा जो था, तत्कालीन राजा जो है मूल राज प्रथम, जिसको भीम प्रथम भी बच्चों कहा जाता है, भीम प्रथम ने कोई विरोध नहीं किया था बच्चों, कोई विरोध नहीं किया था। ये अलग बात है कि जो मंदिरों को क्षतिग्रस्त करवाया था, वो तोड़वाया था दीवार प्लास्टर, वो बाद में मूलराज प्रथम ने इसको जो है उसको पुनः निर्माण उसको करवाया था, बनवाया था। लेकिन जो है इसने महमूद गजनवी से कोई युद्ध नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा।
जब लेकर जा रहा था कोई विरोध नहीं किया। जाते समय रास्ते में, यह ध्यान रखिएगा, जो है वापस जाते समय जब जा रहा था, वापस जाते समय रास्ते में, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जाते समय रास्ते में जाटों ने अत्यधिक परेशान किए थे, अत्यधिक परेशान किए, जिन्हें दंडित करने के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों, यह करने के लिए अंतिम 17वीं बार, अंतिम बार जो है भारत आया था, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है भाई लूटना तो उसका उद्देश्य था, 16 बार आक्रमण किया, लूटपाट किया, लेकर गया, लेकिन ले जा रहा था तो रास्ते में राजस्थान के जाटों ने उसको बहुत परेशान किया था, लेकिन विचलित नहीं हुआ, ले जाकर के माल ठिकाने लगा करके जो है उसको जाटों को दंडित करने के लिए पुनः अपने जो है वो भारत आता है और दंडित करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा बच्चों आपको देखना है कि महमूद गजनवी जो है जब भारत आया था तो अपने साथ ये विद्वानों को भी लेकर आया था, इसके साथ विद्वान आए थे, ध्यान रखिएगा, जो है महमूद गजनवी के साथ, भारत आने वाले विद्वान कौन थे भाई, कोई बताए? आने वाले विद्वान अल-बरूनी, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अल-बरूनी जिन्होंने क्या किया है, शाहनामा की रचना किया है, नहीं ध्यान रखिएगा, शाहनामा की फिरदौसी ने किया सारी, ये ध्यान रखिए, अल-बरूनी किताब उल हिंद के रचनाकार, किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी आए बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है फिरदौसी आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, अल-बरूनी, फिरदौसी शाहनामा के लेखक, उसके बाद वैहाकी तथा जो है उत्बी भी आए थे, लेकिन इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो है अल-बरूनी सबसे महत्वपूर्ण, ये आपके जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये प्रथम मुस्लिम ऐसे हैं कि जो भारत आकर के संस्कृत सीखने के बाद अनेक महत्वपूर्ण संस्कृत की पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद किया था। इनकी पुस्तक ये किताब उल हिंद तो है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन ये भारत आकर के संस्कृत सीखे थे अल-बरूनी, और जो है कहा जाता है पुराणों का इन्होंने अनुवाद भी किया था संस्कृत में पुराण लिखे गए हैं और इसका इन्होंने अनुवाद किया था, संस्कृत सीखे थे अल-बरूनी, ये भारत में संस्कृत सीखे थे। तो ये आपसे प्रश्न आता है, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं। अल-बरूनी ये विद्वान हैं जिन्होंने किताब उल हिंद की रचना किया है, ठीक है बच्चों। और जो है ये सब पुस्तकों के लेखक जो है आपसे परीक्षा में ये टैली कराने का आता है, एक प्रश्न जरूर आता है रचनाकारों पर, किस पुस्तक की रचना किसने किया है। तो इसके लिए आप पूरी तरह से जो बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा होने जा रही है उसके लिए अपने को प्रिपेयर करिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, आइए देखिए बच्चों, आइए स्क्रीनशॉट तो ले लिए, तो आगे चलते हैं। आइए अब इसमें आपको एक प्रश्न बनता है, अल-बरूनी जो है संस्कृत सीखे हैं, प्रथम मुसलमान हैं जो भारत आकर के उन्होंने संस्कृत सीखा था, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अल-बरूनी
भारत आकर संस्कृत का अध्ययन किए पुराणों का अनुवाद किए उस ध्यान रखिएगा, पुराणों का अनुवाद किए थे। पुराण तो संस्कृत में लिखे गए, उसके बाद इन्होंने अनुवाद किया है। ये परीक्षा प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बड़ी बात क्या है, महमूद गजनवी, ये ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी ने अपने मुद्राओं पर एक तरफ अरबी में तथा दूसरी तरफ संस्कृत में अपना नाम अंकित करवाता था। ये बच्चों परीक्षा में प्रश्न आता है, अंकित करवाता था कि मुसलमान होते हुए ये संस्कृत में अपनी मुद्रा पर नाम क्यों अंकित करवाएगा। हेड और टेल होता है, उसमें एक तरफ आपके अरबी भाषा में और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में अपना नाम अंकित करवाता था। ये आपके परीक्षा में प्रश्न आया है, कई बार आया है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी पहले मुसलमान है, ये ध्यान रखिएगा। पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं और महमूद गजनवी ये पहले मुसलमान हैं जो अपनी मुद्राओं पर संस्कृत में अपना नाम अंकित करवा रहे हैं। गजनी के शासक, गजनी एक मूवी भी थी बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत लोकप्रिय हुई थी मूवी वो। चलिए, तो आपको ये देखे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। जो आक्रमण हो रहा है वो तो तुर्कों का आक्रमण है, अरबों के अधूरे कार्य को तुर्कों ने पूरा किया है, लेकिन यहां हम लोग को पढ़ना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी का आक्रमण, ये भारत पर इनका आक्रमण हो रहा है बच्चों। ये आपसे पूछा जा सकता है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। महमूद गजनवी तो लुटेरे के रूप में आया था, मोहम्मद गोरी आक्रमण जो हो रहा है तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, स्थापना के लिए बच्चों ये आक्रमण करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्थापना के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारत पर हो रहा है और मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर प्रांत से भारत आता है तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। और इस स्थापना के प्रयास में ध्यान रखिएगा 1100, पहली बात ये ध्यान रखिएगा बच्चों, 1178 ईस्वी में सर्वप्रथम गुजरात में बच्चों ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम गुजरात में मूलराज द्वितीय, जिसको भीम द्वितीय भी कहा जाता है बच्चों, भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय से पराजित हो गया था, ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय है, ये ध्यान रखिएगा। और किस प्रयास में? तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने के प्रयास में ये पराजित होता है। दूसरी पराजय बच्चों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय,
चौहान से जो है पराजित हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात है बच्चों, जो है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध होता है बच्चों। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसके सहयोग से बच्चों, कोई बताए? जयचंद के सहयोग से। गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद के सहयोग से, जयचंद बच्चों हम लिख दे रहे हैं, जो है जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके बच्चों, तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया था। तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, जो है आपसे पूछा जा सकता है, तुर्क साम्राज्य की स्थापना जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, स्थापना किया था। ठीक है, स्थापना किया है। आगे देखिए, जो है उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान के बच्चों। देखिए, जो है नेक्स्ट बात यहां पर क्या है कि साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से के लिए 1194 ईस्वी बच्चों, 94 ईस्वी में चंदावर के युद्ध, ये ध्यान के बच्चों, चंदावर का युद्ध है, चंदेरी का नहीं, क्योंकि चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ बाबर ने किया था। ये चंदावर का युद्ध है, ध्यान रखिएगा। चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था बच्चों, पराजित किया था। एक महत्वपूर्ण बात है, साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो जयचंद प्रथम युद्ध में, द्वितीय युद्ध में सहयोग किया था, तराइन के द्वितीय युद्ध में, उसी के साथ ये युद्ध करके अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है। बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जयचंद ने ऐसा देशद्रोही का काम क्यों किया था? गढ़वाल वंश का शासक क्यों किया था? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली शासक थे, वो कमजोर था और उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए जो है स्वयंवर रचा था, और उसकी पुत्री संयोगिता थी, जिसके जो है स्वयंवर के दौरान जो है पृथ्वीराज चौहान जो है उसका अपहरण करके ला करके उससे विवाह किए थे। जयचंद नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन उन्होंने किया था। इसलिए जो है ये शक्तिशाली थे, पंगा नहीं लिया, और प्रतिक्रिया में कार्य करते हुए मोहम्मद गोरी का सहयोग करके जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की पराजय और हत्या करवाया और अपना बदला लिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कहा जाता है देशद्रोही का काम किया था, लेकिन जो है मोहम्मद गोरी ने इसको भी पराजित करके इसके क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर दिया। तो ये आपसे प्रश्न बनता है, इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा, ये एक प्रश्न बनता है। नेक्स्ट बात ये है कि ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी के प्रमुख दास, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, दासों को रखने का उसको बहुत शौक था। दास मतलब क्या? जिसके माता पिता गरीब हैं और अपने बच्चों को बेच दिए, किसी ने इसको खरीद लिया और खरीद करके बाद में उससे उसकी योग्यता अनुसार जो काम चाहा उसे करवाया। दास मतलब गुलाम, जो आप उनके जो है आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो प्रमुख दास, इसके प्रमुख दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके दास हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके दास हैं?
बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ध्यान रखिएगा, जो है ये प्रमुख दास हैं, प्रमुख दास ये हैं। ऐबक को, ऐबक, ये ध्यान रखिएगा, ऐबक से अपने पुत्री का विवाह, पुत्री का विवाह करता है, पुत्री का विवाह, विवाह, और बाद में यह सेनापति बनाया, सेनापति बनाया था, बनाए। इसके अलावा जो है 1205 ईस्वी में, 5 ईस्वी में अपने देश जो है, अपने देश जो है लौटने से पूर्व, लौटने से पूर्व प्रतिनिधि नियुक्त किए थे। प्रतिनिधि नियुक्त किए थे बच्चों, नियुक्त किए थे, नियुक्त किए थे। लेकिन जब गए थे ये अफगानिस्तान के गोर प्रांत 1205 में, वापस जब आ रहे थे भारत, तो भारत में प्रवेश करते के पहले ही 1206 में ही खोखरों ने, एक जनजाति बहुल क्षेत्र थे, लोग जो है ऐसे जनजात के थे, किसी कारण से खोखरों ने इसकी हत्या कर दी थी 1206 में। 6 में खोखरों ने बच्चों, खोखरों ने, खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिए थे, गोरी की हत्या कर दिए, हत्या कर दिए थे, कर दिए थे। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब कर दिए थे, तो मोहम्मद गोरी के चूंकि दास था, गुलाम था, कुतुब ऐबक जाने से पहले अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर गया था, इसलिए मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद इसकी कोई संतान नहीं थी, इसका भतीजा ने ऐबक को ही भारत में शासन व्यवस्था स्थापित करने के पूरा अधिकार दे दिया। और ऐबक चूंकि गुलाम था, दास था, इसलिए कुतुब ऐबक ने गुलाम वंश की जो है स्थापना किया था, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश माना जाता है, गुलाम वंश। ये ध्यान की, जो 1206 से लेकर के 1290 तक माना जाता है। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुब ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिए थे, खोखरों ने हत्या कर दिए थे। 1206 ईस्वी में जो है कुतुब ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा। लेकिन कभी ये सुल्तान की तरफ व्यवहार नहीं किया था, न अपने नाम से मुद्रा जारी करवाया, ये जो है मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था, जबकि दासत्व से तो मुक्ति मिल गई थी, गुलाम वंश की स्थापना किया था। एक महत्वपूर्ण बच्चों, एक और बात आपको जानना है, ये इंपॉर्टेंट बात, 1203 ईस्वी में बच्चों, 1203 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने बख्तियार खिलजी को, बख्तियार खिलजी जो इसका दास था, खिलजी को बंगाल विजय करने के लिए भेजा था, करने के लिए भेजा था। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, करने के लिए भेजा था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलें। देखिए इसके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो आगे चलते हैं, जल्दी से लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो है परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर ही आते हैं, निश्चित। प्रीवियस ईयर के जो बिहार लोक सेवा की परीक्षाएं हुई है उसमें आप देखिए, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है ये सब आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इतनी बात होगी, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं। देखिए
देखिए आगे चलते हैं। इसमें आगे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो है बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी बंगाल विजय करके, वापस लौटते समय बच्चों, वापस लौटते समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय तथा जो है ध्यान रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भागलपुर जिले में है बच्चों, ये भागलपुर जिले में है, तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त करवाया। ये बच्चों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की तो लाइब्रेरी में उसने आग लगा दिया था, कई महीनों तक उसमें किताबें जलती रही। ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि जो है किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, प्राचीन विश्वविद्यालयों में गिना जाता है, उसको नष्ट करने का किसने प्रयास किया था? तो आपके मोहम्मद गोरी के जो दास था जो है गुलाम बख्तियार खिलजी ने किया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बनता है। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखिए जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बनता है आपके लिए। मोहम्मद गोरी गौर प्रांत से आया था, तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने आया था, तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया, नो डाउट। लेकिन आपको यहां पर देखना है मोहम्मद गोरी ने अपने मुद्राओं पर देवी लक्ष्मी की आकृति, बच्चों ध्यान रखिएगा, मुसलमान होते हुए देवी लक्ष्मी के आकृति को अंकित करवाता था। बच्चों ध्यान रखिएगा, यह है लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाता था। ये आपसे परीक्षा में कई बार आ चुका है, अंकित करवाता था। ये आपसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह है कई राज्यों के लोक सेवा आयोग में परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं कि कौन सा मुसलमान था जो है जिसने अपनी मुद्राओं पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाता था? तो ये मोहम्मद गोरी है। ये ध्यान रखिएगा, मुसलमान होते हुए लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाता था। और जो है चूंकि इसकी हत्या हो गई थी, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक इसका उत्तराधिकारी बनता है और वो शासन व्यवस्था चलाता है, जिसको दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश की स्थापना वही करता है। और जो है मात्र 6 साल ही ऐबक शासन किया था, 1206 से 1210। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आते हैं, वो अपना शासन करते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बात आपको बताई गई है ये मैं कर रहा हूं कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसका अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त करें और जो है ध्यान से इसको आप जो है पढ़ने का कार्य करिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न निश्चित ही आपकी परीक्षा में आएंगे। बिहार के अध्यापक भर्ती परीक्षा चाहे जूनियर की हो, चाहे जो है आपके 10+2 की हो, कोई भी परीक्षा हो, उससे आपके ये परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। तो जो है आप इसका लाभ उठाइए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है इसको अच्छे ढंग से समझे होंगे और जो है इसका लाभ प्राप्त करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।